हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम लॉज ऑफ मोशन का जो ई पार्ट है उसके जो लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनका नाम है फ्री फॉल, मास एंड वेट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में और हमने ये पढ़ा था कि जो उसकी जो जी की वैल्यू है उसका जो बेसिकली फॉर्मूला है वो जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ये मेरे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। ये हमने स्टडी किया था ना। ये किस पे डिपेंड करता है? ये एक्चुअली में दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो मास ऑफ द प्लैनेट पे और दूसरा रेडियस ऑफ प्लैनेट पे। रेडियस ऑफ प्लैनेट पे, ठीक है। ये सिर्फ इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं किसी और प्लेनेट की बात करता हूं, जैसे मैं मून की अगर बात करता हूं, तो अगर मैं उसके मास और रेडियस की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो उसकी वैल्यू मेरे अर्थ के वैल्यू से 1/6 आती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मून के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 हो जाती है एज कंपेयर टू दी अर्थ। क्लियर? तो ये हमने स्टडी किया था। लेकिन मैंने ना आपको एक्चुअली एक बात और डिस्कस करनी थी जो मैंने नहीं बताई थी, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। एक्चुअली में जो जी की वैल्यू होती है वो हर पॉइंट पे एक जैसी नहीं होती। हाँ, एक बात तो सच है कि जो जी की डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन इस जी की वैल्यू हर पॉइंट पर एक जैसे नहीं होती। देखिए, जब हम अपने अर्थ के शेप के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा इसका एलिप्टिकल शेप होता है, लाइक दिस। ठीक है, इसका सर्कुलर शेप नहीं होता, थोड़ा सा आपका एलिप्टिकल शेप होता है। ठीक है, जिसमें ये वाला हिस्सा जो है इसको हम इक्वेटर कह देते हैं। सो दिस वन इज इक्वेटर। ठीक है, और ये जो है ये आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस, बेसिकली ये नॉर्थ साउथ को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। ये मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है आपका। तो बेसिकली ये पोल हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया। अब ना एक बात थोड़ा ध्यान से देखिए, हमारी जो जी है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। मतलब जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां पे जी की वैल्यू कम होगी। तो आप शायद देख सकते हो कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। सो देयरफॉर ये बात ध्यान रखना कि जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होती है एज कंपेयर टू जी की वैल्यू जो कि पोल में होती है। तो जो जी की वैल्यू है ना, ऑन एन एवरेज पूरे सरफेस पे कितनी ली जाती है? उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ऑन एन एवरेज इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। नंबर वन, ऑफ कोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। और उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक है तो जो जी की वैल्यू होगी वो यहाँ पर टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, ये इसकी जो वैल्यू है ना प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। आज मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने वेट को डिस्कस करना है तो वेट के अंदर कि जो जी की वैल्यू पे एक्चुअली वो डिपेंड करता है। और क्योंकि हर प्लेस टू प्लेस जी की वैल्यू वेरी करती है तो वेट भी सेम बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे वेरी करता है। बट उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि बेसिकली वेट क्या होता है। ठीक है ना, तो वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बता दूं कि प्लेस टू प्लेस इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है। तो इक्वेटर में इसकी वैल्यू सबसे कम है क्योंकि वहां पर रेडियस ज्यादा है। पोल पे सबके जो इसकी वैल्यू है सबसे ज्यादा होती है बिकॉज वहां पे जो रेडियस है वो आपका कम होता है। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गई इसकी बात। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में आपको बता देता हूं कि जो जी की वैल्यू है ना सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है वो सरफेस पे ही होती है। अगर आप इसके ऊपर जाते हो या आप उसके नीचे आते हो तो आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब इसकी जो पूरी डेरिवेशन है वो 11th क्लास के अंदर करवाई जाती है तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। हाँ, एक लाइन में जरूर आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे मैं मतलब सेंटर की तरफ जाता हूँ वैसे वैसे जी की वैल्यू मेरी कम होती है। एंड एट सेंटर ऑफ अर्थ जी की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने एक्चुअली लास्ट क्लास में आपको नहीं बताई थी, तो सोचा कि पहले मैं इसी से शुरुआत करूं और मैं नया टॉपिक आपको पढ़ा दूं। क्लियर हो गया? गुड। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आपको फ्री फॉल के बारे में बताता हूं और उसके अंदर अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसे अप्लाई करनी है अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं।
सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फ्री फॉल। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। अगर मैं उसको सिर्फ ड्रॉप कर रहा हूं, मुझे उसको फोर्स करके नीचे नहीं फेंकना, बस ऐसे पकड़ा हुआ और ऐसे छोड़ दिया, तो उस मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल, ठीक है। उस टाइम जो बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है वो सिर्फ और सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ही मूव करती है आपकी, ठीक है। याद रखना कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट नहीं करनी चाहिए एक्सेप्ट ग्रेविटी। तो उस टाइप की जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। क्लियर हो गया। तो चाहे आप बॉडी को ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर रहे हो, चाहे आप किसी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, इन दोनों केसेस के अंदर हमने सेम टाइप ऑफ इक्वेशंस को अप्लाई करना है। लेकिन ऑफ कोर्स एक आप जा रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, एक आप जा रहे हो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो इनके साइन कन्वेंशन बहुत मैटर करते हैं बिकॉज जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातों के बारे में बता दूं। हमने तीन तरह की इक्वेशन स्टडी करी है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर हमने किया था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और उसके बाद हमने क्या किया था, हमने किया था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है ना। अब क्योंकि ये फ्री फॉल की बात हो रही है, तो अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह पे g आ जाएगा, सो इट बिकम जी टी। एस जो है वो बेसिकली आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, जो जो बेसिकली वर्टिकली वो फॉलो करती है। तो एस की जगह में हम बेसिकली एच, जो हाइट वो कवर कर रहा है या जिस हाइट से उसको हम फेंक रहे हैं उसको हम यूज करते हैं। तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और सिमिलरली इस फॉर्मूले को हम चेंज करके लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। क्लियर हो गया। अब इसके रिलेटेड दो तीन बातें हैं जो प्लीज आपने याद रखनी है, ठीक है। सो पहली बात तो यह है कि अगर कोई बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती है, तो जी को आपने पॉजिटिव लेना है। और अगर कोई बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करती है तो आपने जी को वहां पर नेगेटिव लेना है, ठीक है। सो इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी then take g positive, and if you are moving in the opposite direction of gravity then take g negative। ये बात प्लीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी को सिर्फ ड्रॉप कर रहे हो फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, क्या कर रहे हो, सिर्फ ड्रॉप कर रहे हो फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, तो u इस केस में आप जीरो ले लोगे। लेकिन अगर आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर भेजे हो विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट वहां पर आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी जीरो हो जाती है। प्लीज इन बातों को ध्यान रखना। एक और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है, आप नीचे से ऊपर उसको भेजते हो, वो एक्सट्रीम हाइट तक जाता है, मान लो टी टाइम लगता है नीचे से ऊपर जाने में, तो उतना ही टाइम उसको लगेगा ऊपर से नीचे आने में। तो टोटल टाइम जो है वो यहाँ पर 2t का हो जाता है। अगर मान लो h उसने डिस्टेंस कवर किया नीचे से ऊपर और वापस भी ऊपर से नीचे h ही आया है, तो उस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, टोटल अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो वो आपकी 2h आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो आपकी जीरो हो जाती है, बिकॉज आपने जहां से शुरुआत करी वो बॉडी एग्जैक्टली वहीं पर दोबारा पहुंच गई है, तो इसलिए वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसके बेस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मैं करवाऊंगा ऑफ कोर्स, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स ही हमने डिस्कस करने हैं, और इसके साथ आपका ये जो पूरा यूनिट है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बेसिक बातें याद होनी चाहिए कि ओके यू कब जीरो होता है, वी कब जीरो होता है, ठीक है, टोटल टाइम कैसे लेना है, डिस्टेंस कैसे लेना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे लेना है, इन सभी बातों को आपने समझना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो एस हम यूज करते हैं ना, ये बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो याद रखना कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बट अभी के लिए पहले आप ये देख लो कि फ्री फॉल क्या होता है और कैसे हम इक्वेशंस को यूज करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अब हम स्टडी करते हैं मास के बारे में, फिर हम बात करेंगे वेट के बारे में, और लास्ट में उसके यूनिट्स के बारे में। तो जल्दी से हम पहले मास देख लेते हैं। ऑलराइट,
सो जब हम मास के बारे में बात करते हैं तो मास का मतलब क्या होता है? तो मास कहते हैं इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, ठीक है ना। एक बॉडी में कितना मैटर है वो बेसिकली उसका मास होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका जो एसआई यूनिट है वो केजी में होता है। एंड अगर वो बॉडी आपकी रेस्ट पे है तो उसका जो मास है उसमें कभी भी चेंज नहीं आता फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैंने अभी आपको क्या बोला कि देखिए जो अर्थ है उसका रेडियस अलग होता है, राइट। मान लो अगर आपकी बॉडी यहाँ पर है और मान लो अगर बॉडी आपकी यहाँ पर है, तो मास की वैल्यू दोनों ही जगहों पे सेम होगी, बिकॉज वो मैटर पे डिपेंड करती है, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती। और सिर्फ ग्रेविटी है जो वेरी करता है फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, इसलिए मास पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट है इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, मतलब इनबिल्ट, ये उसके अंदर इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है कि इट इज मेजर्ड बाय द फिजिकल बैलेंस। आपने तकड़ी के बारे में सुना ही होगा। देखिए आपके पास क्या होता है कि दोनों साइड पर ना ऐसे पैन बना होता है, ठीक है। एक साइड पे हम अपना वेट रख देते हैं और दूसरे साइड में अपना सामान रख देते हैं। तो जो चीज हम कैलकुलेट करते हैं ना वो बेसिकली उसका मास होता है। एंड वो इसलिए हम फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ग्रेविटी जितनी यहाँ लग रही है उतनी ही ग्रेविटी आपके यहाँ लग रही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ मास ही मिलेगा। ठीक है, जितना मास आप यहाँ रखोगे, जैसे 2 kg रखा तो 2 kg ही यहाँ पे बैलेंस होगा। क्लियर हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट कहता था मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड। देखिए इसके अंदर भी assumptions है, मैं आपको पहले बता दूं। मैंने आपको ना इसके बारे में तब बताया था जब मैंने लीनियर मोमेंटम के चेंज के बारे में बताया था। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। अगर किसी बॉडी की जो स्पीड है वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है तो उस केस में उसका जो मास है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वैसे तो अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट जितनी हो जाए तो मास उसका इन्फिनिटी ही हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो लेकिन ये जो वैलिड है ना, ये सिर्फ तब है अगर किसी की जो स्पीड है ना वो अप्रोक्सीमेटली या ग्रेटर देन 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है, तो ये एक्चुअली टेक प्लेस करता है। उससे नीचे जितने भी बॉडी होती हैं उनकी जो मासेस हैं वो एज अ कांस्टेंट ही हम ट्रीट करते हैं। क्लियर हो गया। सो ये है आपके मास के बारे में। तो चलिए हम जल्दी से अब वेट के बारे में भी देख लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं वेट की, सो द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अर्थ है, ठीक है, ये देखिए मेरे पास एक अर्थ है और यहां पर एक बॉडी है। तो अर्थ उसको जितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को बेसिकली हम वेट का नाम देते हैं। क्लियर हो गया, क्या देते हैं? वेट का नाम देते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे ये कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैंने अभी क्या बताया आपको कि देखिए अगर बॉडी है जिसका मास m है और अगर किसी को मैं फ्रीली छोड़ देता हूं तो वो सिर्फ मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जो मतलब बेसिकली वो एक्सेलरेट करता है विद एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g। तो ये जो फोर्स, ये जो अर्थ उस बॉडी पे फोर्स लगा रहा है ना, जिसको हम वेट कहते हैं, वो बेसिकली न्यूटन के सेकंड लॉ से आया है जो कि आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए मास तो यहाँ पे m है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? g। तो ये वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जिसको हम यहाँ पर वेट का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? ये वेट ही है। दिस इज व्हाट? दिस इज वेट। तो किसी बॉडी का अगर मुझे वेट कैलकुलेट करना है ना, आई जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द मास ऑफ द बॉडी विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इज दैट ओके? तो वहां से मुझे उस बॉडी का वेट आ जाएगा और ये एग्जैक्टली वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जो अर्थ उस बॉडी पे लगा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। देखिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ कोर्स, ठीक है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से आ जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इस फॉर्मूले से आ जाएगी, बट इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि जी भी हमेशा की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। क्लियर। दूसरी बात, इसका यूनिट देखिए मैंने क्या बोला, mg किसके बराबर है? फोर्स के। तो फोर्स के क्या यूनिट होते हैं? न्यूटन और डाइन ना। तो देखो एसआई सिस्टम में न्यूटन है और सीजीएस में ये आपके पास डाइन होता है। और हाँ, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स के बराबर होता है।
क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने अभी क्या बताया था कि जो g है वो आपका वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, है ना। इसलिए यहां पर क्योंकि g वेरी करेगा तो वेट भी वेरी करेगा, इसलिए तो यहां लिखा कि सिंस द वैल्यू ऑफ g वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, द वेट ऑफ द गिवन बॉडी ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए, सिर्फ इसी लाइन को समझाने के लिए मैंने आपको ये सब बताया था कि g किस पे कैसे डिपेंड करता है और कैसे वो पोल पे ज्यादा है और क्यों वो इक्वेटर में कम है, वो सब रीजंस आपको मैंने दिए थे। ठीक है ना। तो देखिए आगे, फिर वो कहता है कि अगर वेट कैलकुलेट करना है या मेजर करना है तो स्प्रिंग बैलेंस इसमें सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि फिजिकल बैलेंस में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन उसका जो यूनिट है फिर केजीएफ हो जाता है आपका। एंड द रीजन ऑफ कोर्स वही है कि फिजिकल बैलेंस में जो जी है वो जी की वैल्यू को काट देता है, तो सिर्फ मास की ही वैल्यू हमें मिल पाती है। ठीक है। लेकिन अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस की बात करता हूं तो उस केस में जो भी हम मास लगाते हैं, ठीक है, वो नीचे की तरफ जो अट्रैक्ट होता है वो सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आती है, और इसमें जितना एक्सटेंशन आता है उससे हम एक्चुअली कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना इसमें अमाउंट ऑफ फोर्स इन न्यूटन्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी के ऊपर। ठीक है ना। सो बेसिकली वो आपका स्प्रिंग बैलेंस होता है। इतनी बात समझ में आ गई? गुड। तो चलिए अब हम इसके जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं उनको भी स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, जहां तक बात हम कर रहे हैं वेट की, तो जो वेट है ना उसके ना एक्चुअली दो तरह के यूनिट्स हैं। एक तो है एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट वो यूनिट का कहते हैं जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, और उस कैटेगरी के अंदर एक तो न्यूटन आता है और दूसरा आपके पास डाइन आता है। दूसरा जो टाइप हम स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट। सो ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके जो दो यूनिट्स हैं वो हो जाते हैं किलोग्राम फोर्स और एक हो जाता है ग्राम फोर्स। तो किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स बेसिकली क्या है? ठीक है, देखिए, मेरे पास अर्थ है, तो 1 किलोग्राम बॉडी के ऊपर मेरा अर्थ कितना फोर्स लगाता है उसको बोला गया 1 किलोग्राम फोर्स। द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन 1 kg इज नोन एज 1 किलोग्राम फोर्स। एंड सिमिलरली ग्राम फोर्स के लिए भी यही करूंगा ना कि 1 ग्राम के ऊपर मेरा अर्थ कितनी फोर्स लगा रहा है उसको नाम हमने दे दिया 1 ग्राम फोर्स। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? देखिए, मैंने अभी क्या बताया, अभी यही तो बताया आपको कि 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब कि 1 किलोग्राम के ऊपर मेरा जो अर्थ है वो क्या फोर्स लगा रहा है, और उसको बेसिकली वेट कहा जाता है। तो वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए, ध्यान से समझना प्लीज, मास तो यहाँ पे 1 ही है, और जो g की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली हम 9.8 लेते हैं, ठीक है ना, और इनके प्रोडक्ट को न्यूटन कहते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर कि 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। आप ना इन जनरल इसको याद रख लो प्लीज कि 1 किलोग्राम फोर्स ना जी न्यूटन्स के बराबर होता है। और ये मैंने एक्चुअली आपको इसलिए कहा है क्योंकि ना कई न्यूमेरिकल्स के अंदर जी की वैल्यू 10 दी होती है, तो आप यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 kgf आपका 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया हो फिर तो ये 9.8 के बराबर ही होगा आपका। ठीक है ना। उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ ग्राम फोर्स की, 1 ग्राम फोर्स की, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। देखिए, मास यहाँ पे 1 ग्राम का है, और जो जी की वैल्यू है ना सीजीएस सिस्टम में, वो हमारे पास क्या हो जाता है 980 डाइन के बराबर होता है आपका। ठीक है, ये 1 ग्राम है, ये 980 डाइन्स है। सो देयरफॉर आपका 1 ग्राम फोर्स ना 980 डाइन्स के बराबर हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए, हमें पता कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो उसको कंपेयर करके हमें पता चला कि 1 किलोग्राम फोर्स हमारा 1000 ग्राम फोर्स के बराबर होता है। 1 किलोग्राम फोर्स मेरा 1000 ग्राम फोर्स के बराबर होता है। आई होप बेटा ये जो यूनिट्स हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली एक न्यूटन जो फोर्स है वो फील कैसा होता है, तो मैं आपको वो भी उसके बारे में बताता हूं। सो देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अभी हमने क्या पढ़ा? देखिए, अभी हमने ये पढ़ा था कि मेरा जो 1 किलोग्राम फोर्स है वो एक्चुअली में जी न्यूटन्स के बराबर होता है। मान लेते हैं कि जी की वैल्यू यहाँ पर 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड है आपका। इसका एक और भी यूनिट है, देखिए कैसे, आप देख भी सकते हो, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी है ना, तो जी क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एम आ जाएगा ना।
सो फोर्स का तो न्यूटन होता है, मीटर का केजी, तो न्यूटन पर केजी भी यूनिट मेरा जी का ही है। क्लियर हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है और न्यूटन पर केजी भी है। आई होप ये क्लियर होगी बात आपको। चलिए, सो यहां पर मैं जी की वैल्यू 10 डाल दूं तो मेरा 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो हमारे पास 10 न्यूटन के बराबर आ जाता है। क्लियर? तो 1 न्यूटन क्या हुआ? 1 न्यूटन हुआ 1/10 ऑफ के जी एफ, जिसको लिख सकता हूं 0.1 ऑफ के जी एफ। अब मैंने अभी बताया आपको कि 1 kgf मेरा 1000 ग्राम फोर्स के बराबर होता है, तो ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 100 ग्राम फोर्स मेरे पास यहां पे आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, पिक्चर में आपको ये बात समझाने की कोशिश की है कि सपोज कर लो कि आपके हाथ के ऊपर मैं 100 ग्राम का एक वेट रख देता हूं। अर्थ ने क्या करना है? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ना। और जो फोर्स इस पे एक्ट करेगी 100 ग्राम के ऊपर, वो 100 ग्राम फोर्स होगी। अब अपने हाथ को स्टेशनरी रखने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आप नहीं लगाएंगे तो हाथ आपका नीचे गिर जाएगा। सो इसको मेंटेन करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो फोर्स आप लगाओगे एक 100 ग्राम वेट को बैलेंस करने के लिए, उसको बेसिकली 1 न्यूटन का नाम देते हैं। समझ में आया? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आपके पास 100 ग्राम है, अर्थ क्या कर रहा है? उसको अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, वो है 100 ग्राम फोर्स। तो उसको बैलेंस में रखने के लिए आपको उसको ऐसे स्टेशन रखना पड़ेगा ना। स्टेशन के लिए आपको यहां पर फोर्स लगानी पड़ेगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर नहीं लेके जाना, बस हाथ स्टेशन रखना है आपने। तो जितनी अमाउंट ऑफ फोर्स आपकी लग रही है उसके वेट को रोकने के लिए, ताकि वो नीचे ना जाए, वो बेसिकली आपका 1 न्यूटन होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया फ्री फॉल के बारे में, मास के बारे में, वेट एंड उनके यूनिट्स के बारे में। अब आपने क्या करना है? जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर जो इसके नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।